प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। कल जो हमने कविता की थी, माँ कह एक कहानी, उसी कविता में आगे देखते हैं बच्चे कवि से परिचय। मुझे आशा है कि आपको कविता समझ में आ गई होगी। तो आगे हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो कवि हैं उनके विषय में हम जानेंगे, उनका जीवन परिचय थोड़ा सा जानेंगे। इस कविता को लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। संवाद शैली होता है बातचीत की शैली, ठीक है, बातचीत का तरीका। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्रकवि के रूप में इनकी ख्याति थी जो सर्वविदित है, मतलब उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत इनकी एक रचना है, भारत भारती और यशोधरा। ये इनकी काव्य कृतियाँ मतलब कविता या काव्य खंड जिसमें कविता लिखी जाती है या कविता होती है वो है। ठीक है, तो ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है माँ कह एक कहानी। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। आगे देखते हैं पाठ सी, मेरी समझ से। सबसे पहले इसमें दिया गया है मेरी समझ से। ठीक है, तो इस कविता में पहले हम चर्चा करेंगे कि हमने समझा क्या है। तो छोटी छोटी एक्टिविटी हैं, उन्हीं के आधार पर पाठ को समझ लेना है सभी को। तो सबसे पहले है यहाँ पर मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार या तारा बनाएं। ठीक है, तो आपने ऑप्शन में से सही उत्तर को ढूंढना है। पहला है माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। तो पहले हमने इसको पढ़ लेना अच्छे से। राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए नहीं, सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। देख लेते हैं, थोड़ा सही लग रहा है लेकिन पहले अगले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए। उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। नहीं, उन्होंने सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए यह कहानी थी जो वो सुनाई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना जो, वो कहानियों के माध्यम से बड़ा जल्दी ही समझ जाते हैं और सही और गलत के बारे में भी वो अच्छे से समझ जाते हैं। तो इसीलिए छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उनके ऊपर शिक्षाएं थोपी नहीं जाती हैं, बल्कि उनको कहानियों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और जो कार्य उनके करने योग्य हैं वो कैसे करने चाहिए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ कहानियों के माध्यम से दी जाती हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। घायल पक्षी की कहानी, ठीक है, तो क्यों किया गया है, कुछ और भी तो कर सकते थे, घायल पक्षी क्यों किया है। तो यहाँ पर देखिए, निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, और करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। जो दया है और हिंसा है के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, मतलब दया और हिंसा के बीच में जो संघर्ष होता है वो यहाँ पर दिखाया जाता है कि इसमें जीत है जो वो किसकी होती है। ठीक है, आगे देखिए, कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है। न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, और तो इसमें ये जो सही है करुणा के साथ होना चाहिए, मतलब न्याय है जो वो करुणा के साथ होना चाहिए। ठीक है, दया के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए,
मिलकर करें मिलान। ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है तुम्हारी इसमें पुस्तक में। इसमें माता और पुत्र के बीच की बातचीत को हमने पढ़ लिया है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? अपने समूह में चर्चा कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर माँ और पुत्र कौन है, ये हम यहाँ पर बताएंगे आपको। बेटा कौन है यहाँ पर, जिसका नाम राहुल बताया गया है, वो कौन है? वो यशोधरा। इसका मिलान करना है। बेटा है जो बच्चे वो सिद्धार्थ और यशोधरा, ठीक है, के पुत्र हैं जो राहुल, ठीक है। तात, पिता कौन है बच्चे यहाँ पर? सिद्धार्थ, जो एक राजकुमार थे, बाद में गौतम बुद्ध बन गए थे। माँ यहाँ यशोधरा है, एक राजकुमारी, सिद्धार्थ की पत्नी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। आगे देखिए बच्चे, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो क्या है, इनको पढ़ना है और इनके ऊपर विचार करना है कि इनका अर्थ आपको समझ में आया या नहीं। ये ग्रुप एक्टिविटी है, आपस में बच्चे करेंगे इसको, ठीक है। इसका मैंने सभी का अर्थ है जो बता दिया है। आगे देखिए, सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़ना है, पता लगाना है और लिखना है। आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हो? तो ये बच्चों आपके खुद की समझ है कि आपको कौन सी पंक्ति अच्छी लगी और महत्वपूर्ण है, उसका कारण क्या है, ठीक है। आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ? तो आखेटक यहाँ पर कौन था? शिकारी, जिसने पक्षी को मारा था, और बच्चे का पिता था वहाँ पर सिद्धार्थ, ठीक है। तो शिकारी कह रहा था कि मुझे अपना जो पक्षी है वापस चाहिए क्योंकि मैंने उसे अपने बल से मारा है। और जो बच्चे के पिता थे सिद्धार्थ, वो कह रहे थे कि किसी ऐसे जीव के साथ जो मतलब इतनी हिस्सा कर रहे हो तो वो सही नहीं है। इसको मैंने जीवन दान दिया है तो मैं, यह पक्षी है जो मेरा है। तो इसी बीच बात को लेकर के उनके बीच में बहस हो रही थी। आगे देखिए बच्चे, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा? हाँ जी, तो आपने ये बात है ना अपने घर में भी कई बार सुनी होगी, जैसे आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी मम्मी आपको कहानी सुना रही है और कहानी का अंत होने वाला है और आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर तुम इसकी जगह होते तो तुम क्या करते? तो यह पूछने का पर्पज क्या होता है, ठीक है। तो आंसर आपके माइंड में बन गया होगा। माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा? क्योंकि वह भी अपने बच्चे को परखना चाहती थी कि बच्चा किसके किसके मतलब बच्चा है जो उसका न्याय क्या होगा, वो किसकी तरफदारी करेगा। इससे बच्चे के बारे में पता चलता है कि बच्चा हिंसा की तरफ जा रहा है या न्याय की करुणा की तरफ जा रहा है। तो बच्चे के गुण के बारे में यहाँ पर पता चलता है। यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते और आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? तो अगर आप उपवन में होते मतलब बगीचे में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? तो हम भी उसे उठाते, उसके घाव को साफ करते, है ना, उसको पानी पिलाते और थोड़ा सा उसका उपचार करवाते। तो इसका ये प्रश्न बन जाएगा, आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था, मतलब आप इस समस्या का हल कैसे करते, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, हर बच्चा या हर व्यक्ति है जो वो शिकारी को दोषी मानेगा और पक्षी का जो इलाज करवाएगा और उसका जब वो ठीक हो जाएगा तो उसको उपवन में वापस छोड़ देगा, ठीक है ना। आगे देखिए, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है, ठीक है। तो कविता पढ़कर अपने मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बनता है, जो भाव आते हैं, जो बातें पता चलती है, उन्हें भी आप लिख सकते हैं।
तो ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, कविता में से आपको ये स्वयं करनी है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, अनुमान और कल्पना, ये भी ग्रुप एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, तो जो मुख्य एक्टिविटी होती हैं, मतलब गतिविधि होती हैं जो पेपर में आती हैं, उनको हम यहाँ पर करेंगे। हाँ, शब्द से जुड़े शब्द, ये सही है। नीचे दिए गए स्थानों प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखें। तो प्रकृति से उपवन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कविता में से ही चुनकर लिखने हैं। तो कविता की तरफ चलते हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए इसमें जो उपवन बन जाएगा एक, तो जो लिखा हुआ पहले ही उपवन। ठीक है, और बाग बगीचे और हिमबिंदु, क्योंकि वो भी बगीचे में ही है। फूल, सुरभि, सुगंध है जो, वो भी बगीचे से जुड़ी है। इस तरीके से मैं इसमें से शब्द है जो वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 3-4 शब्द इसमें हम आराम से ढूंढ कर रख सकते हैं। उसके बाद है भाई निर्णय करें। पाठ से आगे है, इसमें काफ़ी लंबा अभ्यास है ये, इसमें देखते हैं। इसके बाद पंक्ति से पंक्ति। ठीक है, नीचे स्तंभ 1 और 2 में कुछ पंक्तियाँ मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलान कीजिए। मिलती जुलती, ठीक है। तो कहती है मुझसे यह चेटी, ये कविता में से है बिल्कुल ही। कहती है मुझसे यह चेटी, तो यह सेविका मुझसे कहती है, मतलब सेविका होती है दासी, जो रानी की दासियाँ होती है ना, उनको यहाँ पर चेटी कहा गया है। तो चेटी 7वां नंबर है जो हमारा, इससे मिल जाएगा। ठीक है, सेविका। तू ही हठी मान धन मेरे, तो यहाँ पर क्या बनेगा कि हे मेरे पुत्र, यहाँ पर पुत्र के बारे में कहा गया है। तू, इसका सही हो जाएगा, ध्यान से पढ़ो इसको। दयालु और निर्दयी, हठी मान धन मेरे, हे मेरे पुत्र तू बड़ा हठ करता है। ठीक है, ये दूसरे का हो जाएगा 9वां। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, झलमल कर मतलब हिम बिंदु होता है यहाँ पर ओस के कण। ठीक है, गिरा बिद होकर खर सर से, गिरा बिद होकर मतलब तीर से घायल होकर के गिरा, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिरा। हुआ विवाद सदय निर्दय में, और यहाँ पर दयालु और निर्दयी में झगड़ा हो गया। ठीक है, ये वाला। कह दे निर्भय जय हो जिसका, आगे तू बिना डरे, अपने बेटे को उसने कहा था ना कि तू बिना डरे कह दे कि किसकी जीत होनी चाहिए। ठीक है, तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी मतलब तूने
कहानी को समझ लिया है। उभय आग्रही थे सब विषय में। उभय मतलब दोनों ही आग्रही अड़ रहे थे अपनी अपनी बात पर। आगे देखिए, तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी। जो वह खगभक्षी था उसने हट करने की ठानी। यहाँ पर देखिए 10वां, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। तो यहाँ पर 10वें का आएगा चौथा। न्याय में दया शामिल होती है। न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। ठीक है, तो जो बचाता है ना उसी का हमें न्याय करना चाहिए, मारने वाले का न्याय नहीं करना चाहिए। मतलब जो हिंसा करता है वो व्यक्ति सही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे देखिए कविता की रचना। कविता के बारे में बताया गया है, तो ऊपर से देखो विराम चिन्ह। ठीक है, इसमें कविता में माँ का है एक कहानी। इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। विराम चिन्ह है ना जो ये आपको समझाए गए हैं। इसमें जो जो विराम चिन्ह दिए गए उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन से विराम चिन्ह हैं। जरा ध्यान से देख लो। ये माँ के बाद जो छोटा सा एक कोमा लगा हुआ है, इसे इंग्लिश में कोमा कहते हैं, हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, और कहानी के बाद जो फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में और हिंदी में होता है पूर्ण विराम। ठीक है, और जो ये साइड में छोटे छोटे लगे हुए हैं दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे छोटे छोटे किसी वाक्य को बंद कर देते हैं तो इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो ये विराम चिन्ह, 3 विराम चिन्ह आपने एक कविता में कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं। जैसे यह बताना है कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ अधिक रुकना है। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि ये जो चीज़ है ये तो थोड़े रुकने के लिए है और ये है जो ज़्यादा रुकने के लिए है। कौन सी पंक्ति किसने कही, या पुत्र ने या माँ ने, ये देखिए उसको इस तरीके से उद्धरण चिन्ह से बताया गया है। कहाँ प्रश्न पूछा गया है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह है जो बताया गया है। कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है, मतलब विस्मयादि बौद्धिक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर हैरानी के साथ बात की गई है। तो इतने सारे विराम चिन्ह हम एक कविता में कर चुके हैं। देखो नीचे कविता का अंश बिना विराम चिन्हों के साथ दिया गया है। उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। राहुल तू निर्णय कर इसका। ये सारा का सारा कविता में से आप देख करके विराम चिन्ह लगा सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, ये हमारे विराम चिन्ह हो गए। अब पाठ से आगे है आपकी बात, ये आपको बताने हैं। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात करते थे तेरे, आप या आपके परिजन ब्राह्मण के लिए कहाँ जाते हैं और क्यों। तो ये बच्चों से पूछा जाता है, बच्चे हमें बताएंगे कि आप कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो। तो ये बच्चों की बात है और बच्चे अपनी बातें हैं जो वो अध्यापक को बताते हैं, आपस में बच्चों को बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, इसमें निर्णय करें। ठीक है, अब ये निर्णय करने वाली स्थिति है जो वो बच्चे को जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बच्चे के बारे में बताएंगे कि बच्चा कैसा है। देखते हैं, राहुल तू निर्णय कर इसका। नीचे कुछ स्थितियां दी गई है, बताइए कि इन स्थितियों में आप क्या करेंगे। खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा है, तो क्या करेंगे आप, बताइए जल्दी से बताइए आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, हम उसको, भूल से उसने नियम तोड़ा है ना, तो हम उसको पहली बार माफ़ कर देंगे। ठीक है ना, अगर गलती से उसने नियम तोड़ा है ना फिर तो हमने उसको माफ़ कर देंगे। ठीक है, अगर वो बार बार कर रहा है फिर हम उसको दंड देंगे या फिर उसको खेल से बाहर कर देंगे। एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों के द्वारा चढ़ाया जा रहा है, तो क्या करेंगे, उस सहपाठी को पहले प्यार से समझाएंगे। ठीक है, अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर अध्यापक को बताएंगे, उसके पेरेंट्स को बताएंगे। एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर
उसके कार्य करने का महत्व बताएंगे कि अगर तू कार्य नहीं करेगा या आप इस कार्य को नहीं करोगे तो इसका ऐसे नुकसान हमें होगा। ऐसा करने से वो बच्चा आपकी बात है जो समझ जाएगा। आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा है, तो आप क्या करोगे? तो दोनों की बात को सुनेंगे, ठीक है, कि तर्क वितर्क का कारण क्या है, और फिर आप उसमें निर्णय दोगे कि ये बात सही है और ये गलत है, ठीक है। एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंड दिया जा रहा है जिसे उसने किया ही नहीं है। मतलब किसी ने कोई काम गलत किया नहीं लेकिन उसको दंड दिया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? फिर उस बच्चे की बात को सुनेंगे हम, ठीक है, और उसके बारे में सोच विचार करेंगे, ठीक है। और फिर अगर उसने नहीं किया है तो उसके लिए हम टीचर से बात करेंगे, ठीक है, कि इसको दंड ना दिया जाए, इसने ये कार्य नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना न्याय देंगे। एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है, कोई नहीं, उसको हम समझाएंगे कि प्रतियोगिता में हारना कोई मायने नहीं रखता, प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना मायने रखता है, क्योंकि हार और जीत तो किसी न किसी की निश्चित होती ही है। अगली बार और प्रयास करने के लिए हम उसे कहेंगे। कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है। कक्षा में चर्चा हो रही है, इसी बीच एक जो सहपाठी है वो बड़ा ही मतलब हेजिटेशन कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है। तो हम उससे प्यार से समझाएंगे, बताएंगे कि संकोच नहीं करना है, अपनी बातें हैं जो वो आराम से बोलनी है, ताकि आप अपने मन की बात है वो आराम से बता सके और उसे बोलने के लिए अवसर भी देंगे। सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांगता है, तो पहले तो आप ये देखें कि आप उस विषय में निपुण हैं या नहीं हैं, क्योंकि शायद कभी कभार ऐसा होता है ना कि जिससे जो बच्चा आपसे किस सब्जेक्ट में सहायता मांग रहा हो, आप ही उसमें कमज़ोर हो तो आप सहायता नहीं कर पाओगे। पहले तो आप अपने बारे में ये जानें कि आपको वो सब्जेक्ट आता भी है या नहीं आता है। अगर आपको आता है तो कुछ समय उसको आप उसकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना निर्णय करेंगे। आगे देखिए आज की पहेली। नीचे कुछ पहेलियां दी गई हैं, इनके उत्तर आपको अपनी कविता से ही मिल जाएंगे। पहेलियां बूझिए। नानी की बेटी है कौन? मामा की बहना है कौन? भार्य किस है पिता की कौन? भाभी है चाचा की कौन? अब देखो सबका एक ही जवाब आएगा, एक ही पहेली है ये पहली। नानी की बेटी है कौन? आपकी नानी की बेटी कौन है? आपकी माँ। मामा की बहना है कौन? आपकी मम्मी। भार्य है पिता की कौन? भार्य होता है पत्नी, तो आपके पिता की पत्नी कौन है? आपकी मम्मी। भाभी है चाचा की कौन? आपके चाचा की भाभी कौन है? आपकी मम्मी। तो सबका एक ही जवाब आ गया कि माँ, मतलब आपकी माँ, ठीक है। आगे देखिए। आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता सैर, दो हैं जिसके पर और पैर। बताओ कौन है? अब ये पहेली कौन बताएगा? आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता सैर, दो है जिसके पर मतलब पंख और दो हैं पैर। बताओ भाई, ये पक्षी हुआ है ना, पक्षी हो जाएगा क्योंकि उस आसमान में उड़ता है। तो आपको आपका आंसर क्या है वो मुझे ज़रूर बताना। मेरा तो पक्षी है। आगे देखो। बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल पे बसती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है यह? नाम बताएं। बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बसती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है यह? कौन है जो यह नाम बताए? बताओ। ये पहेली आपके लिए है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न अभ्यास था हमारा, माँ कह एक कहानी, ठीक है। तो बड़ी ही अच्छी सी कहानी थी, सुंदर सी कहानी थी।
हमने इसको अच्छे से पढ़ा, समझा, तो प्रश्नाभ्यास भी किया। तो सभी बच्चों को मुझे आशा है कि सभी को समझ में आ गई होगी अच्छी से कहानी। तो अगली वीडियो में कुछ दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरा चैप्टर है जो हमारा, उसके साथ आएंगी। तो तब तक आप बच्चे इस चैप्टर को बड़े आराम से समझना है, करना है और प्रश्नाभ्यास करना है। इन छुट्टियों में आपने ना हर रोज़ एक चैप्टर रोज़ करना है, ताकि आप अपने सिलेबस को आगे कर सकें, क्योंकि बुक भी आपकी बहुत लेट आई है। तो सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।